नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देश के तटवर्ती राज्यों में ताउते तूफान का तांडव देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरल और गोवा में भारी बारिश के चलते तेज हवाएं चल रही हैं। ताउते तूफान से कई लोगों की इन राज्यों में मौत भी हुई है। तस्वीरें आप देखिए, तूफान के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। तटवर्ती इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। कहीं पर घरों को नुकसान पहुंचा है तो कहीं पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। बिजली के खंभों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और गोवा की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ताउते तूफान ने भारी तबाही मचाई है। आप देखिए कैसे पेट्रोल पंप पर भारी नुकसान हुआ है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए हैं। तो आज गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी रहेंगे। ताउते प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। गुजरात और दीव का इस दौरान वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे। अहमदाबाद में समीक्षा बैठक भी करेंगे। सीएम और अधिकारियों के साथ बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे भावनगर पहुंचेंगे पीएम मोदी। इसके बाद वो हवाई सर्वेक्षण करेंगे तटीय इलाकों का, जहां पर ताउते तूफान के चलते भारी नुकसान हुआ है। और बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक भी करेंगे, जिसमें नुकसान की समीक्षा की जाएगी, कैसे प्रभावितों तक मदद पहुंचाई जाए, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। जानकारी के मुताबिक गुजरात में ताउते तूफान के चलते भारी नुकसान हुआ है। तकरीबन 16,000 घरों को नुकसान पहुंचा है और 40,000 पेड़ पौधे उखड़ गए हैं। 1,000 के आसपास बिजली के खंभों को भी नुकसान पहुंचा है और 7 से 8 लोगों की जान भी चली गई है। लिहाजा आज प्रधानमंत्री मोदी गुजरात में हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आएंगे। वो बारीकी से निरीक्षण करेंगे कि ताउते तूफान के चलते कितना नुकसान हुआ है और कैसे यहाँ पर आपदा प्रभावितों तक मदद पहुँचाई जाए, इसको लेकर वो बैठक भी करेंगे। ताउते तूफान का यूपी में कोई बड़ा असर देखने को नहीं मिला है। यूपी के कई जिलों में देर रात से बारिश हो रही है। सोनभद्र में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे आम की बागवानी करने वाले किसानों को नुकसान की आशंका है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा इसका असर देखने को नहीं मिला है। कई इलाकों में ज़ोरदार बारिश हो रही है, जिससे आम के किसानों को कुछ हद तक चिंता है। उनको लग रहा है कि इससे भारी नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल अभी तक उत्तर प्रदेश के किसी भी हिस्से से भारी नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है, जैसा कि देश के तटीय इलाकों से सामने आ रही है। फिर चाहे वो गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र के, केरल या गोवा की, वहाँ पर भारी नुकसान हुआ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल बारिश हो रही है, तेज़ आंधी आ सकती है, लेकिन अभी नुकसान की कोई जानकारी किसी भी ज़िले से सामने नहीं आई है। और अलग अलग शहरों से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरठ से निखिल अग्रवाल हमारे साथ हैं, मुरादाबाद से फरीद शमसी हमारे साथ हैं। अमित, फिलहाल सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊँगा। अभी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश में। ताउते तूफान से फिलहाल अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। गाजियाबाद में किस तरीके का मौसम बना हुआ है, क्या अपडेट है वहाँ से? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूँगा अमित, पिछले 1 सप्ताह से यहाँ पर उमस भरी गर्मी थी, जिससे कि लोग बाग खासा परेशान भी थे गर्मी के कारण। लेकिन कल से ही जिस तरीके से लगातार रुक-रुक के बारिश हो रही है, मौसम यहाँ सुहाना हो चुका है और ऐसे में जो तपती गर्मी थी, उससे लोगों को काफ़ी राहत भी मिली है। जो मौसम में तब्दीली आई है, उस मौसम में तब्दीली की वजह से यहाँ पर जो गर्मी का असर था, वो कम देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर मैं पॉल्यूशन की बात करूँ, तो पॉल्यूशन भी पहले से कहीं कम हो गया है। जहाँ एक और रेड ज़ोन में अभी तक गाज़ियाबाद आ रहा था, वहीं दूसरी ओर अब ये रेड ज़ोन से निकल चुका है और यहाँ का जो तापमान है, वो भी साथ ही साथ कम हुआ है और इसके अलावा प्रदूषण में भी यहाँ कमी आई है। मौसम भी सुहाना हो गया है। हालांकि जो किसान हैं, उनके चेहरे पे हल्की-फुल्की मायूसी बेशक देखने को मिल रही है, क्योंकि आम की फसल जो है, अभी उसमें फूल लगना ही शुरू हुए हैं और ऐसे में अगर ये बारिश लगातार इसी तरीके से होती रही है, इसकी जो मात्रा है वो और ज़्यादा बढ़ती है, तो इसका कहीं न कहीं थोड़ा बहुत नुकसान किसानों को होने वाला है। हालांकि एहतियात के तौर पर यूपी में अलर्ट बेशक कर दिया गया है अलग-अलग जिलों में, लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली, एनसीआर सहित गाजियाबाद की, तो यहाँ मौसम बेहद ही सुहाना है अमित। मेरठ चलते हैं निखिल। ताउते तूफान के चलते देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी तक ये राहत के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि कहीं पर कोई नुकसान नहीं हुआ है।
बिल्कुल, जिस तरीके से तट की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि आफत बनकर आया है ताउते, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका मौसम सुहाना बना हुआ है। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरठ, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर और बागपत जो दूसरे जिले हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे जिले हैं, वहां रुक रुक कर बारिश जरूर हो रही है, लेकिन ये मौसम बहुत सुहाना बना हुआ है। लोगों ने तपती गर्मी से राहत की सांस ली है। जो पारा 30-35 के आसपास जा रहा था, लेकिन उस पारे में आज कमी आई है। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि कल के लिए मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि कल तेज बारिश आ सकती है, कल तेज हवाएं चल सकती है। तो उसको लेकर कुछ लोगों ने तैयारी जरूर की है, लेकिन कुदरत का कहर है। जो आम की फसल है, जो लीची की फसल है, उसके किसान परेशान जरूर है, क्योंकि अभी फसल पूरी तरह से पकी नहीं है, तैयार नहीं हुई है और वो पेड़ों पर है। और फसल ड्रॉप यानी जो फ्रूट ड्रॉप होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इसको लेकर किसानों के चेहरे पे मायूसी जरूर है, लेकिन जो शहरी लोग हैं उनके लिए मौसम सुहाना बना हुआ है। पोल्यूशन कम हुआ है और जिस तरीके से गर्मी एक प्रचंड रूप अपना दिखा रही थी, उससे लोगों को राहत मिली है। फरीद, मुरादाबाद में क्या है मौसम का हाल, और जो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया उसके बाद क्या वहां पर एहतियात बरते जा रहे हैं? जी हाँ अमित, जैसे जैसे ताउते का कहर बढ़ता जा रहा है, उसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में संभावना जताई गई थी कि यहाँ पे तेज बारिश होगी, आंधी होगी। मुरादाबाद में सुबह बारिश हुई है, तेज हवाएं चली हैं, जिसके बाद किसानों के चेहरे पर थोड़ी चिंता आई है। जिन्होंने आम के बाग लगा रखे हैं, उन्हें फसल का इंतजार था। तेज हवाओं से जो आम है अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुए थे, जो टूटे हैं, जिसकी वजह से किसान थोड़े मायूस हो गए हैं। वहीं कृषि विभाग का कहना है कि अभी और मौसम खराब हो सकता है। मौसम विभाग का भी यही कहना है कि मौसम और खराब हो सकता है, बिजली गिर सकती है। 2 दिन और लोगों को एहतियात बरतनी होगी और बेजरूरत खेतों की तरफ ना जाएं। जी अमित। ठीक है अमित, जो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, उसके बाद किस तरह की तैयारियां गाजियाबाद में प्रशासन की तरफ से देखने को मिल रही हैं कि अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो कैसे उससे निपटा जाएगा? देखिए, जिस तरीके से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पहले से ही अलर्ट पर रखा गया है, उसके बाद यहाँ जो शासनिक और प्रशासनिक अमले हैं वो हरकत में आ चुके हैं। तमाम तैयारियां उनकी तरफ से पूरी कर ली गई, लेकिन राहत बड़ी बात यह है अमित की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों के लिए ऐसा कहा गया था, वहां अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें गाजियाबाद भी शामिल है। हाँ, रुक रुक कर यहाँ बारिश बेशक हो रही है और जो तेज हवा है वो भी चल रही है, लेकिन कल के लिए एक अलर्ट बेशक जारी किया गया है कि कल तेज आंधी के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। तो ऐसे में लोगों को भी हिदायत दी गई है कि घर से बेवजह बाहर ना निकले। हालांकि लॉकडाउन का समय है तो लोग बाग वैसे भी कम ही निकल रहे हैं, लेकिन जो बड़ी तकलीफ इसमें होगी अगर यहाँ कुछ ऐसा कुछ होता है, तेज आंधी चलती है, तो जो आम की फसल है उनके जो बागबान है उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे में उनके चेहरे पे बेशक मायूसी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर शहरी क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ जो रहने वाले बाशिंदे हैं, जो लगातार तपती गर्मी से जूझ रहे थे, अब उन्हें यहाँ राहत की सांस मिल रही है। मौसम बेहद ही सुहाना है देखने को मिल रहा है। लोग बाग अपने घरों से जो छतों पर भी देखने को मिल रहा है कि छतों पर भी आ रहे हैं और मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। ठीक है निखिल और फरीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अमित हमारे साथ बने रहे। एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। फर्जीवाड़े पर कार्रवाई हुई है। मलेरिया विभाग में तैनात सुपरवाइजर पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के आधार पर सुपरवाइजर की सैलरी रोक दी गई है। नोडल अधिकारी की जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। लखनऊ में ड्यूटी, गाजियाबाद में लग रही थी हाजिरी। सुपरवाइजर को सस्पेंड करने के लिए भी लिख दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको गाजियाबाद से बता रहे हैं और वहीं से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में, इस एक्शन के बारे में? जी बिल्कुल, ये बताया गया था कि मलेरिया विभाग में तैनात एक सुपरवाइजर जो कि बीती 1 मई से लखनऊ में गया हुआ है, उसकी जो ड्यूटी लगी हुई थी वो गाजियाबाद में लगी हुई थी कोविड काल के दौरान। लेकिन उसकी बावजूद उसकी 1 तारीख से अभी तक लगातार हाजिरी लग रही थी, जिसकी जांच जो नोडल यहाँ के अधिकारी हैं सेंथिल सी, उन्होंने की और इसका सीधा जुम्मा उन्होंने सौंपा सिटी मजिस्ट्रेट को। इन्होंने जांच की तो जांच में पता चला कि जो सुपरवाइजर है बीते 1 मई से लखनऊ गया हुआ है किसी काम से, लेकिन उसकी लगातार यहाँ हाजिरी लग रही है। ऐसे में तत्काल उसका वेतन रोक जाने की बात की गई है। साथ ही उसके जो सस्पेंशन है उसके लिए भी संस्तुति प्रशासन को कर दी गई है। वहीं दूसरी ओर एक जांच और बिठा दी गई है कि मलेरिया विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी नॉलेज में ये सब कुछ था, उसके बावजूद ये कैसे हुआ, तो उनके ऊपर भी जांच की बात प्रशासन द्वारा कही जा रही है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर उन्नाव से, जहां पर एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। तेज रफ्तार गाड़ी ने पिकअप में टक्कर मार दी है। पिकअप सवार 2 की मौत हो गई है। एक शख्स के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। टक्कर मारने के बाद गाड़ी लेकर फरार हो गया आरोपी। लखनऊ से जयपुर जा रहे थे पिकअप सवार। बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के गौरिया कला गांव के पास ये बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। उन्नाव से हमारे सहयोगी अनुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या जानकारी हादसे के बारे में?
जी बिल्कुल, बता दें आपको, ये देर रात हादसा हुआ है बेटा मुजावर थाना क्षेत्र के गौसिया कला के पास। ये जो मैक्स गाड़ी सवार लोग थे, ये लखनऊ से राजस्थान के लिए जयपुर जा रहे थे। रास्ते में गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई, एक लोग घायल हो गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और रेस्क्यू किया। वहीं पुलिस का कहना है कि गाड़ी डिवाइडर से टकरा कर हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया अनुज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर प्रतापगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। पिता पुत्र समेत 3 लोगों की जान चली गई है। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। बुजुर्ग का इलाज करवाकर ये लोग घर लौट रहे थे। लखनऊ से इलाज करवाकर जब अपने घर लौट रहे थे तभी हादसा हुआ। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लीलापुर बाजार के पास उनकी कार हादसे का शिकार हुई है और 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रक और कार की जोरदार टक्कर हुई जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में पिता पुत्र समेत 3 लोग शामिल हैं। 2 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग बुजुर्ग का इलाज करवाकर लखनऊ से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी लालगंज कोतवाली क्षेत्र के लीलापुर बाजार के पास इनकी कार हादसे का शिकार हो गई। सीतापुर में इतवारी नाम का एक किसान अपने जिंदा होने का सबूत देने को मजबूर है। आरोप है कि 15 महीने से वो अपने जिंदा होने का दावा कर रहा है, लेकिन लेखपाल इसे मानने को तैयार नहीं है। लेखपाल ने सरकारी रिकॉर्ड में किसान इतवारी को मृत घोषित कर दिया है। किसान ने इस बात की शिकायत अब एसडीएम से की है। मामला बिस्वा तहसील के पड़रिया गांव का बताया जा रहा है। उन्नाव से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ लोग आपस में मारपीट करते हुए दिखे। बताया जा रहा है कि लड़के वाले ये लोग आपस में पड़ोसी हैं, जिन लोगों के बीच लड़ाई हुई है, जो जमीन विवाद में आपस में उलझ गए। इसी के बाद इनके बीच जमकर लात घूंसे चले। हंगामे की वजह से वो इलाका जंग का मैदान बन गया, जिसमें महिलाओं और पुरुषों के बीच काफी डंडे चले। अरे दीदी जाइयो, जाओ दीदी मारो। आलम यह था कि ये लोग अलग अलग गुट बनाकर एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते दिखे। एक आदमी ने फावड़े से हमला करने की भी कोशिश की, जिसे किसी तरह रोका गया। काफी देर तक ये लोग डंडे और पत्थर लेकर एक दूसरे को दौड़ाते रहे। हालांकि अब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी। और अब बात करते हैं एक दुखद खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार में बाढ़ नियंत्रण एवं राजस्व राज्य मंत्री और मुजफ्फरनगर के चरथावल विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक विजय कश्यप का कोरोना के चलते मंगलवार को निधन हो गया। उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। विजय कश्यप 52 साल के थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना से जान गंवाने वाले वो 5वें विधायक हैं जो दूसरी लहर से संघर्ष करते हुए जिंदगी की जंग हार गए। विधायक विजय कश्यप 20 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 29 अप्रैल से मेदांता में भर्ती थे। कुछ दिन नानवता स्थित घर में ही आइसोलेट भी रहे थे। तबीयत बिगड़ने के बाद 29 अप्रैल को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था। वहां कल रात अचानक विधायक विजय कश्यप के निधन की खबर सामने आई। प्रयागराज में गंगा समेत दूसरी नदियों के किनारे पर शवों को दफनाने पर लगाई गई पाबंदी का पहले ही दिन असर भी देखने को मिला। योगी सरकार के निर्देश पर प्रशासन ने गंगा के घाटों पर एसडीआरएफ और जल पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। प्रशासन की सख्ती और मुस्तैदी के चलते ज्यादातर घाटों पर मंगलवार को किसी भी शव को नहीं दफनाया गया। वहीं प्रशासन ने लकड़ी मालिकों से बात करके 3000 रुपये लकड़ी का रेट भी तय कर दिया है। इसके अलावा लोगों से अपील की जा रही है कि वो शवों को दफनाने के बजाय उनका दाह संस्कार करें। प्रयागराज में श्रृंगवेरपुर के साथ ही फाफामऊ, अरैल और छतनाग घाट पर भी सरकारी टीमें मुस्तैद नजर आईं। अभी नया यहाँ पर ये प्रगति हुई है कि यहाँ पर कोई अब शवों को दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि काफ़ी जिलों की यहाँ पर शव आ रहे थे। हाँ, तो उनको बता दिया गया भाई अपनी गांव सभा की ज़मीन में वगैरह में ही आप वहीं पर दफनाने की प्रक्रिया अपनाइए। कल पुलिस जो है और पीएससी तथा लोकल पुलिस, लेखपाल और सचिव। सनातन धर्म में श्रृंगवेरपुर धाम का विशेष महत्व है। यहाँ पर शवों के अंतिम संस्कार के लिए दाह संस्कार की परंपरा है। यहाँ पर गंगा के घाटों पर इस तरह शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन बीते कुछ महीनों में जब कोरोना काल चल रहा था तो मौतों की संख्या बढ़ गई थी, जिसके बाद तमाम लोग जो यहाँ पर आते हैं अपने
शवों को लेकर उन्होंने यहाँ पर बहुतायत संख्या में शवों को यहाँ पर दफन कर दिया गया था, जिसको लेकर योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं और उस आदेश के अनुपालन में अब यहाँ पर सोरांव एसडीएम अनिल चतुर्वेदी जी पहुंचे हैं, उनकी टीम पहुंची है, पुलिस प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और अब यहाँ पर जल पुलिस तैनात कर दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जल पुलिस के लोग यहाँ पर हैं। तो किसी तरह से अब गंगा नदी में शवों के प्रवाहित करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। कैमरा पर्सन संजू मिश्रा के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। कोरोना संकट काल में रिलायंस एक बार फिर से मददगार साबित हुआ है। रिलायंस ने कहा है कि एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों को हर रोज 50 लीटर फ्री डीजल दिया जाएगा। यह व्यवस्था पूरे देश में रहेगी। जिला प्रशासन रिलायंस पेट्रोल पंप को एम्बुलेंस और गाड़ियों की लिस्ट देगा। उसके बाद रिलायंस के किसी भी पेट्रोल पंप से हर रोज 50 लीटर डीजल मुफ्त में लिया जा सकेगा। संकट काल में रिलायंस एक बार फिर मददगार साबित हुआ। रिलायंस ने कहा है कि एम्बुलेंस और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में लगी गाड़ियों में हर रोज 50 लीटर फ्री डीजल दिया जाएगा। ये व्यवस्था पूरे देश में रहेगी। जिला प्रशासन रिलायंस पेट्रोल पंप को एम्बुलेंस और गाड़ियों की लिस्ट देगा। उसके बाद रिलायंस के किसी भी पेट्रोल पंप से हर रोज 50 लीटर डीजल मुफ्त में लिया जा सकेगा। यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने रिलायंस की इस पहल का स्वागत किया है। लखनऊ में उन्होंने कुछ एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। जो एम्बुलेंसेज हैं जो कोविड मरीजों को लाने ले जाने के लिए लगी हुई हैं और ऑक्सीजन जो ढो रही हैं गाड़ियां, उनको प्रतिदिन 50 लीटर डीजल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देना तय किया है और उसका विधिवत शुभारंभ आज लखनऊ में यहाँ हो रहा। पूरे देश में ऐसा उन्होंने देने का निर्णय लिया है। देश में जब ऑक्सीजन क्राइसिस हुई तब आरआईएल ने जामनगर रिफाइनरी में ऑक्सीजन प्रोडक्शन बढ़ाकर राज्यों की मदद की और अब डेली 50 लीटर डीजल मुफ्त पेट्रोल के ऐलान से भी सरकारों को काफी मदद मिलेगी। में राजधानी लखनऊ में जो 2 रिलायंस के पेट्रोल पंप है, उन पेट्रोल पंपों पर अब रोजाना 50 लीटर डीजल और पेट्रोल मुफ्त में इन वाहनों को मुहैया कराया जाएगा और ये सेवा आगामी 30 जून तक जारी रहेगी। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।